लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं और आज सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से दुआ करता हूं आप सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और आपका आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपका अच्छा रिजल्ट आए। तो लक्ष्य क्लासेज और लक्ष्य क्लासेज परिवार की तरफ से आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज बेटा जो कल अपन ने लेक्चर दिया था एमिनो के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, एमिन जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज मैं सेकंड वीडियो में वो एमिन चैप्टर के जो बचे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, राजस्थान बोर्ड एग्जाम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्जाम करवाता है 12th क्लास केमिस्ट्री का, मैं PYQ आपके लिए लेके आया हूं। आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान से देखना। तो जो 8 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले आपको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यौगिक ए एक एरोमेटिक यौगिक एक एरोमेटिक एमीन है जो 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर NaNO2 प्लस HCl के साथ HCl के साथ क्रिया करके B बनाता है B को HbO4 से क्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद को NaNO2 की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर C बनता है यौगिक C का Sn और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर यौगिक A प्राप्त होता है। यौगिक A प्राप्त होता है यौगिक A B C का रासायनिक सूत्र IUPAC नाम वह रासायनिक समीकरण ये लिखिए, बेटा ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी इंपोर्टेंट है। 2025 में आने के लिए बहुत तैयारी से बैठा है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की पूरी संभावना है। तो आपका क्या कह रहा है कि यौगिक ए है उसको एक एरोमेटिक एमीन है जो 273 केल्विन ताप पर, देखो बेटा ये क्या कह रहा है कि एक यौगिक ए जो एरोमेटिक एमीन है, आपको बता दूं बेटा वो है आपका एनिलीन, वो आपका क्या है एनिलीन, C6H5NH2 है यौगिक ए जिसको आप एनिलीन कहते हो।
एनिलीन, ये आपका यौगिक ए है। इसका आप क्या कर दो, इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर, या बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर गर्म करते हो इसको, तो बेटा डायजोटीकरण अभिक्रिया भूल कैसे जाओगे, नहीं भूलने दूंगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, C6H5N2 प्लस Cl माइनस बन जाता है, जिसको बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, भाई की रिएक्शन करवा दो, इस भाई की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे भाई, इधर देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अपना भाई है, और इसकी रिएक्शन करा दी HBF4 के साथ, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो यहां पर बेटा आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा सर, C6H5N2 प्लस, और बेटा यहां से HCl बाहर निकल जाएगा H पे प्लस और BF4 पे माइनस, C6H5N2 प्लस, C6H5 ये यौगिक भी बन गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, C6H5N2 प्लस और BF4 माइनस, जिसको बोला जाता है बेटा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। और मेरे दोस्तों ये बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया, इसको क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, किसके साथ, वो बोल रहा है NaNO2 के साथ, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में इसको गर्म कर दो भाई, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में इसको क्या कर दो, गर्म कर दो, क्या बन जाएगा भाई C6H5, इधर देखना क्या हो जाएगा C6H5, और यहां पर आपका ये बन जाएगा NO2, नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, और बेटा यहां से क्या बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, साथ में आपका NaBF4 सोडियम फ्लोरोबोरेट बाहर निकल जाएगा, और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा C6H5NO2, जिसको बोलोगे आप नाइट्रोबेंजीन बोलोगे, और ये आपका यौगिक सी है। और अभी वो क्या कह रहा है कि इसकी SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन करा दो, और SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन 6 हाइड्रोजन ले लेना बेटा, कितने हाइड्रोजन ले लेना भाई, 6 हाइड्रोजन ले लेना, 2 ऑक्सीजन हटा रहे हो, 1 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दो, तो यहां पर बाहर निकल जाएगा 2H2O, और आपको वापिस C6H5 नाइट्रोजन को दे दो, 2 हाइड्रोजन बची है जो 4 इधर आ गई, और ये आपका NH2 ये वापिस यौगिक ए बन गया, जिसका फिर से क्या नाम है, एनिलीन है। क्या नाम है, एनिलीन है। तो ए तो आप किसको बोल सकते हो, ए तो आप बोल सकते हो C6H5NH2 को, जिसका नाम क्या बताओगे सर, एनिलीन है, जिसको बेंजेनेमीन भी कहते हैं। बी क्या होगा आपका, बी यहां पर होगा बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अच्छा सर, बिल्कुल आपकी प्यारी प्यारी बातें पूरी समझ में आ रही है। सर यौगिक सी क्या होगा, यौगिक सी होगा आपका बेटा C6H5NO2, जिसको क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलते हो, नाइट्रोबेंजीन। ये शानदार तरीके से शानदार सॉल्यूशन करवाया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यौगिक ए को NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, फिर इस HBF4 के साथ रिएक्शन करा के तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, इसको NaNO2 की कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म कराने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोबेंजीन का आप चेंज कर देंगे SN प्लस HCl की उपस्थिति में, तो आपका एनिलीन प्राप्त हो जाता है, जो कि वापस आपका यौगिक ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए और ए और बी को पहचानिए। वो बोल रहा है R C डबल बॉन्ड O NH2, ये बेटा आपका एमाइड है,
एल्केन एमाइड है और ऊपर दे रखा है आपको भाई, क्या दे रखा है, Br2 प्लस KOH, और आपसे पूछ रहा है A, Br2 प्लस KOH आपसे पूछ रहा है A, और ये बोल रहा है कि ये A है ना, इसको क्या कर दो, अरे NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओ, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा दो और आपका यौगिक भी बन रहा है, उस बी को बता दो। अरे दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ये तो आपकी हाफ मान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, और बेटा ए बनेगा NaNO2 प्लस HCl। भाई ने थोड़ी गलती की है, सुधार देता हूं, 273 केल्विन से 278 केल्विन भी अगर आपको दे रखा हो तो रिएक्शन आसानी से समझ में आएगी, डायजोटीकरण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई, डायजोटीकरण की अभिक्रिया। तो आपको समझा देता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है बोर्ड में, कि सर ये R C डबल बॉन्ड O है और NH2 है, और आपको ऐसे दे दे Br2 और प्लस KOH दे दे। अरे तो ये तो हाफ मान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया है जिसमें एक कम कार्बन का एमीन प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्डो को गायब करो और आपको यहाँ पर RNH2 प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। लेकिन इसको डायजोटीकरण की अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। इस बाई ने ये एलिफेटिक एमीन है, ये कौन सा है, एलिफेटिक, ये एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है, और इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो NaNO2 प्लस HCl के साथ में, तो आपका क्या बन जाएगा, पहले तो यहां पर बनेगा RN2 प्लस Cl माइनस, जिसको क्या बोलोगे आप, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं भाई, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड आयन होता है ना, वो स्थायी नहीं है, इसमें अनुनाद नहीं है, और इसमें अनुनाद नहीं है तो ये स्थायी नहीं है। अरे जल अपघटित हो जाएगा, वापिस जल अपघटित हो जाएगा, HOH, H पे प्लस और OH पे माइनस, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता ना राहुल सर, अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता ना, तो ये अनुनाद के कारण क्या हो जाता, ये अनुनाद के कारण स्टेबल हो जाता, रिएक्शन यही रुक जाती। लेकिन एल्किल डाइएजोनियम आयन होता है वो स्थायी नहीं होता है, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं होता है, जल अपघटन होगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो यहां पर आपका बन जाएगा ROH, जिसको आप बोलो एल्कोहल, जिसको आप क्या बोलोगे, एल्कोहल। बाहर क्या निकल जाएगा सर, N2 बाहर निकल जाएगी, H प्लस Cl को लेकर HCl बाहर निकल जाएगा। ये देखो जोरदार रिएक्शन है, जोरदार सॉल्यूशन करवाया मैंने आपका, अच्छे से समझाया। तो जब भी अगर आपको समझा दूं, Br2 प्लस KOH दे दे, हाफ मान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया है, C डबल बॉन्डो को गायब करके एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बनेगा, और एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा के एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। और बेटा ये अनुनाद नहीं होता है इसमें, तो ये स्थायी नहीं होता है, और स्थायी नहीं होगा तो आपका क्या बना देगा, यहाँ पर एल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा, एल्कोहल यहाँ पर बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखो यूरिया की इसका एता, ये दो क्वेश्चन नंबर 10 था ना अपना, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का एता, ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी क्या कह रहे हैं, यूरिया की अनुनादी संरचना बनाओ, यूरिया की अनुनादी संरचना। ये देखो भाइयों, यूरिया की अनुनादी संरचना, यूरिया की अनुनादी संरचना बनाइए, यूरिया की अनुनादी संरचना बनाइए, यूरिया की अनुनादी संरचना बनाइए। आप सब जानते हो यूरिया का रासायनिक सूत्र सर NH2CO NH2, इसको सर कहा जाता है यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। तो अनुनाद बताता हूं, इसमें अनुनाद कैसे होता है बेटा। तो ये C है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, और इधर ये NH2 और ये NH2। अब आपको मैं बता दूं, इन नाइट्रोजनों पर भी पाया जाता है लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगी, यहां पर लोन पेयर दान कर देगी, तो ये बॉन्ड है ये ऊपर चला जाता है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा ये C है, C के साथ में यहां सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये दो चार लोन पेयर तो है सही, और एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर एक बॉन्ड ऊपर खिसक गया, और यहां पर बेटा ये जैसे दान करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा NH2, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा,
नाइट्रोजन में प्लस चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, यहां डबल बॉन्ड आ गया और ये आपका बन गया NH2। इस पे लोन पेयर अभी भी बैठे हैं। ये बोल रहा है तू इतना जोरदार है, तू इतना जोरदार है, तू लोन पेयर का दान कर सकता है, मेरे को कम समझा क्या? मेरे पास भी लोन पेयर है, अब की बार मेरी बारी। पहले तूने कर दी थी, अपनी हीरोगिरी दिखाई थी, अब मैं मेरी हीरोगिरी दिखाऊंगा, अब मैं लोन पेयर में दान करूंगा। तो बेटा यहां पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि सर ये C, ये O, ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज, और बेटा अब की बार ये वाला इधर दान करेगा तो ये बॉन्ड वापस इधर खिसक जाएगा, ये बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? O पे नेगेटिव चार्ज रहेगा सही। यहां डबल बॉन्ड, ये NH2, इस पे आ गया प्लस चार्ज, और यहां पर वापस सिंगल बॉन्ड, ये NH2, और यहां पर वापस लोन पेयर। कुल मिला के अनुनादी संरचनाएं तो सर कितनी है? 1, 2 और 3। अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि सर ये C है, ये O है, ये लोन पेयर है, इसके ऊपर सर नेगेटिव चार्ज रहेगा। और बेटा आपको मैं बता दूं, ये यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, यहां हल्का हल्का डबल बॉन्ड बना रहा हूं, यहां पर भी हल्का हल्का डबल बॉन्ड बना रहा हूं, ये NH2, और यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड बना रहा हूं, ये NH2। और बेटा तुम्हें बता दूं एक्चुअली में यहां डेल प्लस चार्ज इस पे भी रहता है और इस पे भी रहता है। इसको कहा जाता है अनुनादी संकर, अनुनादी संकर, अनुनादी संकर संरचना। तो ये अनुनादी संकर संरचना आपको क्या बता रही है? ये बता रही है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सभी पे द्विबंध पाया जाता है। सभी पे क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर भी डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये था आपका यूरिया की अनुनादी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना, सॉल्यूशन है ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, जो कि 2020 में आया हुआ है। ये कह रहा है कि एक तो एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाओ, और एक ही बोल रहा है क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं पहले ये क्या बोल रहा है बेटा। ये जो बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूं पूरी चीज। क्वेश्चन नंबर 11, इसका ए क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड है C6H5NO2 नाम का एक भैया है, और ये भैया बड़ा ही पसंद है मुझे। मतलब किसको पसंद है? SN और HCl को पसंद है। SN और HCl को पसंद है तो भाई साहब मुलाकात होगी, बिल्कुल हाइड्रोजनों को साथ में लेके जा रहे हैं और मुलाकात करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। और ये जो एक कंपाउंड है, ये कह रहा है एक कंपाउंड को किसके साथ गर्म कर दो? NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर, 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पे गर्म कर दो। क्या बनेगा? बी। ए और बी का नाम बताना है, ए और बी क्या है, और रिएक्शन लिखनी है पूरी। तो इसका सॉल्यूशन आपको बता दूं बेटा। सर बताइए ना बेटा। यहां तो हो रहा है अपचेन, ए बन जाएगा, और यहां पर हो रही है डाइएजोटीकरण की अभिक्रिया, जिससे बी बनेगा। इससे पहचान गया भाई डाइएजोटीकरण की अभिक्रिया हो रही है। ये C6H5NO2 है, ये SN प्लस HCl लूंगा, SN और HCl लूंगा। 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2H2O बाहर निकल जाएगा, और 2 बची जो नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगी C6H5NH2, जिसको बोलते हो आप एनिलीन। जिसको क्या बोलते हो? एनिलीन। ये एनिलीन बन गया, और एनिलीन को आप क्या कर दो? एनिलीन को गर्म कर दो किसके साथ में? NaNO2 प्लस HCl। यहां पर आपको HNO2 भी दे सकता है, और यहां से आपका कितना टेम्परेचर दे रखा है? 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर गर्म कर रखा है। डाइएजोटीकरण की रिएक्शन होती है, और C6H5N2 प्लस और Cl माइनस बाहर बन जाता है, जिस बाई को बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यह आपका बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और मेरे प्यारे दोस्तों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अनुनाद के कारण स्टेबल हो जाता है, तो आगे हाइड्रोलाइसिस इसका सामान्य ताप पर तो नहीं होता है। सामान्य ताप पर नहीं होता है, गर्म जल के साथ तो जरूर होता है, लेकिन सामान्य ताप पर सामान्य जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसकी तन्हाई में मैंने आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था आपका? 11th क्वेश्चन का नेक्स्ट था कि एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाओ। ये भी बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में जो सेकंड था वो क्या था? एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए। एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए। एनिलीन की अनुनादी
संरचना बनाइए, एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए। तो एनिलीन भैया का नाम कौन कौन जानता है? सब जानते हैं सर, आपने बचपन में ही सिखा दिया, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने एनिलीन की अनुनादी संरचना आपको बता दी थी। तो सब बचपन में सीख के आए हो एनिलीन का सूत्र। तो बेटा तो यह आपका होता है एनिलीन, एनिलीन ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये NH2 नाइट्रोजन पे बैठा है लोन पेयर। इसको एनिलीन जो एमिनो समूह होता है ये एक सक्रियणकारी समूह है। सक्रियणकारी मतलब एक्टिवेशन ग्रुप है, एक्टिवेट ग्रुप है। इसका मतलब है बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो सक्रियणकारी और एक विसक्रियणकारी। सक्रियणकारी क्या करते हैं? बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रियाओं के प्रति सक्रिय क्रियाशील कर देते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे तो और पैरा स्थिति पर। विसक्रियणकारी बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। आपने पढ़ा होगा प्लस एम प्रभाव और माइनस एम प्रभाव। तो एमिनो समूह का जो प्रभाव होता है वो प्लस एम होता है। कौन सा प्रभाव होता है? प्लस एम प्रभाव होता है एमिनो समूह का। तो ये बेंजीन वाले को दान कर देता है। 11th क्लास में जीओसी में मैंने आपको पढ़ाया 11th क्लास में के बच्चों को। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा बेंजीन वाले को, वो इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ गया? ऑर्थो पे। तो ये वाला डबल बॉन्ड बोल रहा है भाई मैं ऊपर जाऊंगा, ये डबल बॉन्ड, ये NH2 और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज जाएगा, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया है। और भाई इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बोल रहा है ऐसा हुआ, तो ये बोल रहा है अब मैं यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है कुल मिला के। तब देखना अनुनाद का मतलब तो ये होता है, अनुनाद का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना, पाई इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटना बेंजीन वाले के अंदर। वो बेटा मन चले इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, इधर भी घूम सकते हैं उधर भी घूम सकते हैं, और जो इधर चला उधर चला उनको बोला जाता है मन चला। तो ये मन चले हैं बेटा, घूम सकते हैं। दुर्बल बॉन्ड होता है ना पाई बॉन्ड, इस कारण। तो आगे स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? आगे स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ गए, ये बॉन्ड बोला मैं पीछे खिसक जाऊंगा, अब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड ये NH2 और इस पे रहेगा प्लस चार्ज। आगे बोल रहा है भाई अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और घूमना बाकी है। तो आगे कहाँ घूमना बाकी है? तो आगे इस प्रकार और घूमना बाकी है बेटा। ये पाई बॉन्ड वापिस ये पैरा स्थिति पे आ गए, ये बोला पीछे चला जाऊंगा, यहाँ आ जाऊंगा, और ये डबल बॉन्ड NH2 और ये प्लस इसके ऊपर, ये बोला भाई अब मेरी बारी वापस ऊपर जाने की। तो भाई तेरी बारी वापस ऊपर जाने की, मेरी बारी वापस नीचे आने की। तो फाइनली कौन सी अनुनादी संरचना बन जाएगी? आपकी ये बन जाएगी, वापस सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड नीचे आ जाएगा, वापस ये लोन पे ऊपर चला गया और वो बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ये है एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं, 2 3 ये 4 और ये 5। तो एनिलीन की कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये एनिलीन में आपका अनुनाद था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, भूल मत जाना, भूल मत जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, क्योंकि पहले भी आया हुआ है। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, 12वां क्वेश्चन है। उसका पहला ये है, मैं आपको बताता हूं, अच्छे से हर रिएक्शन को बताऊंगा बेटा। अच्छा साहब, 12वां क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 वो आपको ऐसा कह रहा है कि मेरे पास एक कंपाउंड है C6H5N2+ और Cl-, वो यहां लिख रहा है NaNO2 और कॉपर चूर्ण Cu। NaNO2 और कॉपर चूर्ण लिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए पूरी बात। NaNO2 और कॉपर चूर्ण के साथ इस बाई को कर रहा है गर्म, और ऐसे बोल रहा है कि यहां पर बनेगा एक कंपाउंड। यहां पर क्या बनेगा? एक कंपाउंड। और ये बोल रहा है कि वापस Sn+HCl की उपस्थिति में आप चेंज करा दो, 6 हाइड्रोजन दे दो, और B बनेगा। ए और बी का नाम बताओ, रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है एक प्रकार से। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा थोड़ा अच्छे से समझना बेटा। यहां NaNO2 और कॉपर चूर्ण दे देना, तो डायरेक्ट ही मत कर देना, पहले HBF4 के साथ रिएक्शन करानी है आपको। ये C6H5N2+ और Cl-, पहले रिएक्शन कराओ HBF4 के साथ में। तो जैसे HBF4 के साथ में रिएक्शन कराओगे, इस पे प्लस और BF4 पे माइनस, आपका यहां पर एक कंपाउंड बनेगा C6H5N2+, HCl बाहर निकल जाएगा, H+Cl को लेके बाहर निकाल देगा HCl, और N2+ और BF4- बन जाएगा, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट।
अब इसको अगर आप गर्म करते हो, अगर आप इसको NaNO2 और कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हो, NaNO2 और कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हो, तो अब आपका क्या बनेगा, यहां से N2 समूह बाहर निकल जाएगा और आपका NaBF4 को लेके चला जाएगा, Na प्लस BF4 NO2 माइनस होता है ना, तो ये NaBF4 बाहर निकल जाएगा, सोडियम फ्लोरोबोरेट, और आपका यहां पर क्या बन जाएगा C6H5NO2, जिसको बोला जाता है बेटा नाइट्रोबेंजीन। यह आपका नाइट्रोबेंजीन, यह आपका एक कंपाउंड प्राप्त हो गया, ए है ये। अब क्या बोल रहा है कि इसका अपचयन कराओ, SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन कराओ, जो कि आपको बचपन में कई बार सिखा दिया कि जब नाइट्रो कंपाउंड आ जाए, एलिफेटिक या एरोमेटिक, SN प्लस HCl से इसका अपचयन करा दो मेरे दोस्तों, और 6 हाइड्रोजन है ना, तो बाहर निकाल दो 2H2O, ये 2H2O बाहर निकल गया, 4 हाइड्रोजन चली गई, 2 जोड़ दो, तो बेटा N पे 2 जोड़ोगे तो आप क्या बन जाएगा C6H5NH2, जिसको आप बोल रहे हो यौगिक बी, और इस यौगिक बी का नाम भी बता देना, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पहले पूछा गया है। तो C6H5N2 प्लस, जिसको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर NaNO2 प्रचुरण दे दे तो डायरेक्ट रिएक्शन मत करवाना, पहले F4 के साथ रिएक्शन करवाना और बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाना, और बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बना के फिर बेटा यार उसको फिर करना है NaNO2 और कॉपर चूर्ण के साथ गर्म, तो अपना नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और अपना नाइट्रोबेंजीन तो अब चेन हो जाता है एलिफेटिक एमिनो या एरोमेटिक एमिनो, रिडक्शन हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, SN प्लस HCl, Fe प्लस HCl, कुछ भी लेके आप यहाँ पर रिडक्शन कराओ, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो, 2H2O बाहर निकालो और बेटा 2 नाइट्रोजन पे जोड़ो और एनिलीन बना डालो। ये था आपका 12वां क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा, जो 13वां क्वेश्चन है उसकी तरफ चलता हूं। 13वां क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है एथिल आइसोथायोसाइनेटो का रासायनिक सूत्र। एथिल आइसोथायोसाइनेटो, एथिल आइसोथायोसाइनेटो का, एथिल आइसोथायोसाइनेटो का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेटा इसका तो सिंपल सा आंसर है C2H5, और आइसोथायोसाइनेट पूछ रहा है तो NCS, क्योंकि HCN माइनस को थायोसाइनेट बोलते हैं। HCN ये S जुड़ता तो इसको बोलते हैं आप थायोसाइनेट। क्या बोलते बेटा, थायोसाइनेट बोलता। और अगर NCS होता, NCS, तो जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो आइसो लग जाएगा, आइसोथायोसाइनेट। तो ये बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो ये एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इस बार नहीं आएगा, मेरी गारंटी है बेटा नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले जो अपना सिलेबस चलता था ना RBSC बोर्ड का, उस RBSC की किताबों में था NCERT में इसके बारे में जिक्र नहीं है, तो आएगा भी नहीं, लेकिन आपको जरूर है। एक बार मैं करवा रहा हूं तो मेरे विश्वास है आपको देखना जरूर है। जिस क्वेश्चन को बोल दो भाई ये इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये था। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, 14 वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूं बेटा। 14 वाला क्वेश्चन बहुत जोरदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय हैं, समझाइए। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया। एल्किल एमीन अमोनिया से, एल्किन एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय हैं, एल्किन एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय हैं, एल्किन एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, समझाइए। देखो भाई इसका डिटेल में आंसर आपको 2024 एग्जाम में आया ये लास्ट टाइम, और इसका डिटेल का जो कंप्लीट आंसर है वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूं। जब भी सारी प्रवृत्ति की बात आ जाती है ना,
तो बेटा जैसे ये एल्किल एमीन होता है RNH2, RNH2, इसका क्या करो आप HX के साथ एक बार रिएक्शन कराओ और यहां पर आपका क्या बन जाएगा RNH3 प्लस X माइनस। भाई साहब इस नाइट्रोजन ने ये प्लस है, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर दान किया है, और जो लोन पेयर दान करता है ना उसको बेटा सार कहा जाता है। जो कंपाउंड है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसको सार कहा जाता है। एल्किन एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और H प्लस को दान किया और ये आपका बना लिया कंपाउंड RNH3 प्लस। सार का जो धनायन होता है इसको कहा जाता है सहयुग्मी अम्ल। सार का धनायन क्या कहलाता है भाई? सार का धनायन कहलाता है सहयुग्मी अम्ल। यह सहयुग्मी अम्ल बन गया। वैसे ही सेकंड रिएक्शन लिख रहा हूं अमोनिया के लिए, थोड़ा सा इसमें खेल कर दूंगा बेटा मैं। ये अमोनिया है, इसकी भी रिएक्शन HX के साथ कराऊं, H प्लस और X माइनस। यहां पर आपका क्या बन जाएगा सर NH4 प्लस। क्यों? इसने भी H प्लस को लोन पेयर दान कर दिया और ये H माइनस। अमोनिया में भी नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर है, मतलब अमोनिया भी सारी प्रवृत्ति का है, तो ये सार है। और हमेशा सार का जो धनायन होता है उसे क्या कहा जाता है? सहयुग्मी अम्ल। सहयुग्मी अम्ल। अब तुम मुझे एक चीज समझा दो बेटा, ये सार कब तक है? ये सार जब तक है जब तक ये लोन पेयर का दान करे। लोन पेयर का दान करने से कौन सी चीज बनी सर? सहयुग्मी अम्ल बना। एक चीज बताओ मेरे भाइयों, ये मेरा कंपाउंड है, आज मैं लक्ष्य क्लासेज में अच्छे से पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, अच्छे से मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूं, या आप भी किसी फील्ड में काम करते हो, तो उस फील्ड में से अगर आप कहीं जाते हो बाहर, आप कब जाओगे कि आगे आपको स्टेबिलिटी नजर आए, तभी आप अपने आप कन्वर्जन करोगे, चेंज करोगे। तो ये बंदे लोन पेयर का दान कब करेंगे? हमेशा के लिए, कि आने वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो। तो कुल मिला के इनकी सारी प्रवृत्ति कब तक है? सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व अगर ज्यादा है तो ये लोन पेयर का दान हमेशा के लिए कर देंगे। अगर ये बंदा है, अगर मेरी बात सुनो, ये बंदा स्टेबल नहीं होगा तो वापस कहेगा कि भाई मैंने थोड़े दिनों के लिए लोन पेयर दान कर दिया था लेकिन मुझे मजा नहीं आया, तेरा जो नया रूप है, मेरा नया रूप है, वो स्टेबल नहीं है, तो वापस क्या कर लूंगा बेटा? पुराने लुक में आऊंगा। अरे आज मैं दाढ़ी रखता हूं, बियर्ड रखता हूं, अगर मैं सेविंग करा लूं, समझना, सेविंग करा लूं तो चेंज तो आया, लेकिन नए लुक में अगर मेरे अंदर कुछ अच्छी चीजें दिखेगी, अच्छा लगूंगा, स्टेबल नजर आऊंगा, तो वो लुक तब तक ही तो रह पाएगा जब वो लुक बढ़िया होगा, बेहतर होगा पुराने से। नहीं तो अनस्टेबल होगा तो वापस मेरे को बियर्ड लानी पड़ेगी, दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, बाल बड़े करने पड़ेंगे। तो ऐसा ही है, सारों में भी ऐसा ही है कि भैया ये लोन पेयर दान तब तक करेंगे जब तक इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो कुल मिला के एक चीज बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं? कि जो सारी प्रवृत्ति होती है, सारी प्रवृत्ति कौन सी चीज बोल सकता हूं? आपको समझा देता हूं बेटा, कि जो सारी प्रवृत्ति होती है, एमिनो की सारी प्रवृत्ति, एमिनो या कोई सा भी कंपाउंड हो, जो सारी प्रवृत्ति होती है वो सहयुग्मी अम्ल के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड कर रही है। सहयुग्मी अम्ल के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जो ये सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व होता है, ये बेटा आवेश होता है ना, आवेश उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आवेश की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब बेटा अगर आवेश बढ़ता है ना, आवेश बढ़ेगा तो इस बंदे का स्थायित्व घटेगा, और आवेश घटेगा तो इस सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व बढ़ेगा। समझाता हूं, मेरे पास जैसे मेरे पास RNH3 प्लस है, ये RNH3 प्लस है, ये R है, इससे मैंने कोई ऐसा ग्रुप जोड़ा EDG। EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जोड़ा। विकर्षी का मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोलते हैं, मतलब ये प्लस आई प्रभाव वाले, ये प्लस आई प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं भाई। अब इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं तो उस बेचारे की भूख को कम कर रहे हैं, मतलब सर प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह है ना, आवेश को घटा रहे हैं। इस बच्चे के पास में, ये एक बच्चा है और इस बच्चे के पास में प्लस प्रभाव था, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, भूख लग रही थी पेट में जोरदार। बगल में आया EDG ग्रुप, बोला भाई तेरे को भूख लग रही है, मेरे पास ज्यादा है मामला, ले पकड़ रोटी, ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, ले पकड़ इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन देके इसके प्लस आवेश को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब इसकी भूख को कम कर रहे हैं। और बेटा जब प्लस आवेश होता है ना तो वो तो रोता है, बच्चा रोता है, ये बच्चा ही तो है, ये रोएगा कि भाई प्लस आवेश से जोरदार भूख लग रही है। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आए और इलेक्ट्रॉन दिया, अब बताओ इसकी भूख को कम किया, मतलब आवेश को कम किया, प्लस आवेश को कम किया, आवेश कम हुआ तो बेटा इस बंदे का स्थायित्व क्या हुआ, इस सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व क्या हुआ, सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व बढ़ा। सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। और मैंने पहले बोल दिया अगर सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व बढ़ेगा तो बेटा जो सारीय प्रवृत्ति होगी, सारीय प्रवृत्ति वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, आपकी पूरी पूरी बात समझ में आ गई, ये तो पहली चीज समझ में आई, बिल्कुल आई ना अच्छे से। अगर दूसरी बात में बोलूं कि ये मेरे पास वापस वही ले रहा हूं सहयुग्मी अम्ल NH3 प्लस, और ये R, ये गरीब आदमी बेचारा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बहुत गरीब है दोस्तों। ये बोला कि मेरे बगल में आ गए -I, -I का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। थोड़ा समझने का, हम पढ़ा रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा समझने का। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अंग्रेजी में इन भाइयों को बोलते हैं EWG, EWG, ये EWG है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ये कह रहा है कि मेरा नाम है, मैं किसी सार का सहयुग्मी अम्ल हूं, और वो सार है ना, उसकी सारी प्रवृत्ति मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मेरी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे को उसने लोन पेयर दिया है, तब वो बंदा मेरे रूप में यहाँ आया है। अगर मैं स्टेबल नहीं रहूंगा तो पहले वाला बन जाऊंगा, RnH2 बन जाऊंगा, लोन पेयर दान कर दूंगा, वापिस H+ बाहर निकाल दूंगा। अरे तो मेरे भाइयों, ये -I प्रभाव वाला है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे यार, दुखी आत्मा को दुखी कर रहा है, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अरे भाई मैं पहले से गरीब हूं, मेरे पास तो प्लस आवेश है, मेरे पास तो पहले से नाइट्रोजन बोल रहा है कि मेरे पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और तू मेरे से और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मेरे को क्यों दुखी कर रहा है, मेरे को क्यों बेटा खून के आंसू बहा रहा है, मेरे को परेशान मत कर। लेकिन ये बोल रहा है नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही -I है, मेरा काम ही इलेक्ट्रॉन खींचना है। कि ये बोल रहा है खींच ले चल। अब बेटा कोई गरीब आदमी, उसको आके कोई मान लो विलन टाइप के लोग है, वो परेशान करे, विलन टाइप के लोग परेशान करे, तो ये बंदे, ये बेचारा गरीब आदमी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी में देना पड़ता है। तो साउथ की मूवियों में आता है ना, हफ्ता लेने आ जाते हैं विलन टाइप के लोग। तो बेटा वो गरीब आदमी जो ठेले लगाते हैं, जो पहले से परेशान होते हैं, गरीब होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो उनको हफ्ता देते हैं। तो ये आए, ये बेटा -I प्रभाव वाला आया, और ये बोल रहा है कि मैं तो लूंगा इलेक्ट्रॉन, ले इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके आवेश को और बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आवेश को तो बढ़ा ही रहे ना, प्लस आवेश बढ़ेगा, और प्लस आवेश बढ़ेगा तो इस सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व घटेगा। और सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व अगर घट गया, अगर सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व घट रहा है, ये परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा बेटा, और ये बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए नाइट्रोजन, ये बोलेगा एमीन को मेरे को नहीं चाहिए लोन पेयर, H+ बोलेगा मैं निकल जाऊंगा वापिस, तुम खुश रहो। मतलब सारी प्रवृत्ति घट जाएगी, सारी प्रवृत्ति घट जाएगी। तो सारी प्रवृत्ति का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर सारी प्रवृत्ति कुल मिला के सहयुग्मी अम्ल का जो स्थायित्व होता है, सहयुग्मी अम्ल का जो स्थायित्व होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। सारी प्रवृत्ति किसके ऊपर डिपेंड करती है, सहयुग्मी अम्ल की स्थायित्व के ऊपर ही डिपेंड करती है। बिल्कुल आ गई बात समझ में। अगर सारी प्रवृत्ति कब ज्यादा होगी, जब सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व ज्यादा होगा। और सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व कब ज्यादा होगा, जब आवेश कम होगा। अगर सहयुग्मी अम्ल पे आवेश कम हो रहा है तो स्थायित्व बढ़ जाएगा, और सहयुग्मी अम्ल का स्थायित्व अगर ऊपर आवेश घट रहा है, अगर आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व घट जाएगा, और आवेश घट रहा है तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो बेटा एक चीज और समझा दूं मैं आपको, है सर समझाओ ना, हम तो आए आपके पास समझने हैं। तो बेटा ध्यान से देखने का, ये सारी प्रवृत्ति दो चीजों पे और निर्भर कर रही है। सर किस किस के ऊपर, एक तो कर रही है +I के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आ गई बात समझ में सर, -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात पूरी समझ में आ गई सर, अच्छे से बात समझ में आ गई ना सर। एक चीज और बता दो,
प्लस आई वाले कौन कौन से होते हैं, माइनस आई वाले कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता देता हूं बेटा, प्लस आई प्रभाव का क्रम बता देता हूं पहले। प्लस आई प्रभाव का क्रम, प्लस आई प्रभाव का क्रम यहां लिख देता हूं, प्लस आई प्रभाव का क्रम। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। प्लस आई प्रभाव कौन कौन से दर्शाते हैं बेटा, एक तो O-2 सबसे ज्यादा, एक आपका हो जाएगा बेटा C2, यहां पर हो जाएगा आपका एक NH माइनस या COO माइनस, COO माइनस, NH माइनस, फिर बेटा 3 डिग्री एल्किल समूह, 3 डिग्री एल्किल समूह, उसका सबसे ज्यादा होगा फिर एल्किल समूह में 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री एल्किल समूह, और सबसे कम किसका हो जाएगा 1 डिग्री का। ये आपका प्लस आई का है। ये सभी प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। ये सभी कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं बेटा, चलो इनको अंडो करते हैं, यहां ऐसे ही दिख जाएगा आपको। ये सभी प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। ये था बेटा, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। अब क्वेश्चन ये था मेरा, मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपको कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक प्रबल सारी हैं क्यों। अब एक चीज बता दो आप मुझे, यहां पर ये इसका सहयुग्मी अम्ल है और ये इसका एक सहयुग्मी अम्ल है। अब एक चीज बता दो, इस बंदे को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं NH4 प्लस को, NH4 प्लस को अगर आप सर ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे। इस NH4 प्लस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NH3 और ये H और ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, होने में तो वही है, तो यहां पर भी तो वही है NH3 प्लस NH3 प्लस। ये देखो ये कॉमन चीज है, ये देखो ये कॉमन चीज है। पर इसमें बगल में कौन है हाइड्रोजन और इसमें बगल कौन है एल्किल समूह। मतलब इसमें हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता है, न तो प्लस आई होता है नहीं माइनस आई प्रभाव होता है। हाइड्रोजन का जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो शून्य होता है। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बट बेटा इसके ऊपर जैसे प्लस है, लेकिन ये एल्किल समूह क्या कर सकता है, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है उसको, मतलब उसके आवेश को घटा सकता है। तो तुम सीधे सट बोलोगे कि सर इसकी तुलना में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यही कारण है बेटा, यही कारण है। तो अब आंसर कैसे दोगे, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने। आंसर आप ऐसे दे सकते हो अच्छे से बेटा, अच्छे से आंसर कैसे दे सकते हो, बिल्कुल पूरा आंसर बता रहा हूं। 2 कारण बता दूंगा, दोनों तरीके से आप, एक ही चीज है वो। तो पहला आप बता देना कि जो एल्केन एमीन होता है, एल्किल एमीन होता है, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन का जो सहयुग्मी, एल्किल एमीन का जो सहयुग्मी अम्ल RNH3 प्लस होता है, उसमें एल्किल समूह का नाइट्रोजन परमाणु से, ये आंसर लिख देना, उसमें नाइट्रोजन परमाणु से, नाइट्रोजन परमाणु से प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव कौन सा कहते हो आप, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन विकर्षी, इलेक्ट्रॉन विकर्षी, ये प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा होता है, समूह जुड़ा होता है। एकदम कॉन्सेप्ट को चमका रहा हूं आपके, पहले कॉन्सेप्ट को समझा दिया, अब आपको बोर्ड में कैसे लिखना है सेम टू सेम बोर्ड की भाषा बता रहा हूं आपको। प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा होता है, जिसके कारण जबकि अमोनिया होता है, अमोनिया, अमोनिया का सहयुग्मी अम्ल, अमोनिया का सहयुग्मी अम्ल NH3 प्लस और H, ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसको NH4 प्लस भी लिख सकते हो आप। मैं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन परमाणु से, नाइट्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। और हाइड्रोजन का बेटा जो इंडक्शन इफेक्ट होता है, प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई माइनस आई दोनों ही शून्य होता है। आप आराम से बता सकते हो, ये कंपटीशन में भी पूछा जा चाहता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका प्लस आई और माइनस आई प्रभाव दोनों शून्य होता है, वो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जिसके कारण RNH3 प्लस का स्थायित्व होता है, स्थायित्व NH4 प्लस के स्थायित्व
अधिक, स्थायित्व से अधिक हो जाता है। और आपको मैंने बता ही दिया था कारण, तो पहले अच्छे से इधर देख लो ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि जब सारी प्रवृत्ति की बात आ जाए तो सहयुग्मी अम्ल के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करेगी, और सहयुग्मी अम्ल का जो स्थायित्व होता है वो प्लस आय प्रभाव पे तो बढ़ता है और माइनस आय प्रभाव पे घटता है। तो बेटा यहाँ पर तो जो एल्केन एमीन होता है उसमें जो सहयुग्मी अम्ल होता है RNH3 प्लस, उसमें R होता है जिसका प्लस आय प्रभाव होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी NH4 प्लस से, और इसकी स्टेबिलिटी अगर NH4 प्लस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बेटा इसकी जो सारी प्रवृत्ति होगी, बेसिक नेचर होगा, वो बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। पर सर मैंने हमें एक चीज और बता दो, बस पूरा सारी प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया अच्छे से, लेकिन प्लस आय प्रभाव के समूह आपने बताई दिए, ये बता दो माइनस आय प्रभाव कौन कौन से समूह दर्शाते हैं। तो मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको माइनस आय प्रभाव दर्शाने वाले समूह के नाम भी यहां पर बता देता हूं, ताकि पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, फिर तो 1% आपको डाउट नहीं आएगा। इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये था बेटा आंसर, बिल्कुल आंसर लिख सकते हो आप ऐसा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अच्छा ये क्वेश्चन सर आपने करा दिया, बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं, पहला करा दिया, छोटा क्वेश्चन करा दिया। चौदहवें का एता बेटा ये बी क्या दे रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, ये तो करा दिया, कई बार आ गया बेटा, ये फिर से 2000 उसमें आ गया है। इधर देख लो, पहले करवा देता हूँ, बी और करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये एता बी वापस वही कह रहा है रे भाई, C6H5NO2 ले लो, और यहां पर दे रखा है आपको SN और HCl, आपसे ए पूछ रहा है, वापस ए को करो NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में गर्म करो 273 केल्विन से 278 केल्विन पर गर्म कर दो और बी बना डालो। ये कई बार करा दिया, ये 2019 में फिर आ गया ये लो, इसके कोई काम ही नहीं है। ये कहता है मैं बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगा, मैं तो तेरे को बार बार ही सोल्व कराऊंगा ताकि बच्चों को याद ही हो जाए, कंप्लीट समझ में आ जाए पूरी चीज। अब तो आ जाएगी यार समझ में, कितनी बार बता दिया कि बेटा SN प्लस HCl हो, अब चेंज करा दो, 4 हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ले लो, नहीं भी दे रखी है, मानना है, ए बनाओ, ये डाइजोटिक रहना अभिक्रिया आ गई वापस, ये C6H5NO2 SN प्लस HCl। ओ भाई गलती मत कर यार, गलती मत कर, मेरे को गलतियां पसंद नहीं है। हाँ ये SN, बोर्ड को बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा, बोर्ड को बोल रहा था मैं। SN प्लस HCl, ये 6 हाइड्रोजन, और बेटा ये 6 हाइड्रोजन ले लिया, और तो अब तो क्या होने वाला है सर, 6 हाइड्रोजन में से 4 यहाँ दो, 2H2O बाहर निकालो, 2 बची, नाइट्रोजन को दे दो, और ये आपका सुंदर सा कंपाउंड बना दिया C6H5NH2, जिसको बोला गया एनिलीन, जिसको क्या बोला गया एनिलीन, जिसको बोला जाता है बेंजेनेमिन, बेंजीन में मीन जोड़ दो, बेंजेनेमिन। और बेटा वापस कह रहा है कि NaNO2, अरे भाई NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्या कर दो, 273 केल्विन से 278 केल्विन पे गर्म कर दो, और 273 केल्विन से 278 केल्विन पे गर्म करोगे, अरे तो डाइएजोटिकरण अभिक्रिया रात में सोते टाइम भी याद आनी चाहिए कि जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर की जाती है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि अनुनाद के कारण स्थायी होता है, मतलब सामान्य ताप पर उसका जल अपघटन नहीं होता है, और इसे कहते हैं डाइजोटिकरण अभिक्रिया। लिख के ले लो बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रात में भी आपको याद आनी चाहिए, सोते टाइम भी आपको याद आनी चाहिए, कौन सी अभिक्रिया, डाइजोटिकरण की अभिक्रिया। और यहां पर आपका बन जाएगा C6H5N2 प्लस Cl माइनस, जिसको बोलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको बोलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको बोलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गई भाई, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गई कंप्लीट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये 14वें का बी क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या है, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार लिखिए। ये 15वां क्वेश्चन है बेटा। ये पूछ रहा है कि एमीन होता है, एमीन, ये पूछ रहा है जो एमीन होते हैं, एमीन, अच्छा एमीन, हाँ भाई एमीन, ये पूछ रहा है एमीन, ये पूछ रहा है एमीन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है बेटा। ये देखो पेन ही परेशान कर रहा है बदमाश आदमी, पेन क्या 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 कह रहा है ये पेन, हाँ
एक सेकंड, ये क्या प्रॉब्लम हो गई यार? हाँ, चलते चलते की क्या समस्या आ गई यार? एक सेकंड बेटा, हो जाती है, आ गई वापस, हो गई, ठीक हो जाता है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 15 पूरे चैप्टरों के कराऊंगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आगे देखते जाओ। अभी तो मैं आपको स्टार्ट किया है, मेरा सेकंड वीडियो है ये, आपको धीरे धीरे पता चलेगा मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के संकरण का प्रकार लिखिए। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण का प्रकार लिखिए, ये क्वेश्चन है। अब एमीन कितने होते हैं सर? एमीन का निर्माण ही अमोनिया से होता है, मैं तो सारा ही अमोनिया से खेलता हूं। एक होता है NH3, एक होता है सर RNH2, एक होता है सर RNHR। अच्छा, डिग्री बता रहे हो क्या? हाँ, डिग्री भी बता दूंगा, RNR। और एक होता है R। इस भैया को बोला जाता है अमोनिया, ये अपना अमोनिया भैया, बिल्कुल सारी चीजें बता रहा हूं बेटा। ये आपका 1 डिग्री एमीन। सर इसको 1 डिग्री एमीन क्यों बोला? इसलिए बोला कि अगर एमीनों में नाइट्रोजन परमाणु केवल एक एल्किल समूह से, जब NH2 दिख जाए ना, NH2 दिख जाए तो 1 डिग्री एमीन लगा देना आप। तो सर 2 डिग्री एमीन में NH ही दिखेगा, ओनली 2 डिग्री एमीन में क्या दिखेगा आपको? NH दिखेगा। और 3 डिग्री एमीन में तो बेटा N ही दिखेगा। इनका संकरण पूछ रहा है, वो संकरण निकालने का तरीका मैं बता देता हूं। संकरण निकालने का तरीका होता है, वो क्या होता है सर? सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब सर लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है बेटा, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहेगा यहां पर। तो सिग्मा बंध सर इसमें 3 सिग्मा बंध प्लस एक लोन पेयर, कितनी वैल्यू आई? 4। जब 4 आई तो बेटा इसमें अमोनिया में संकरण कौन सा? sp3। सर इसमें भी सिग्मा बंध 1 और 2, 3 सिग्मा बंध, एक लोन पेयर। सर इसमें भी वैल्यू कितनी आई? 4। तो 1 डिग्री में भी नाइट्रोजन परमाणु का संकरण sp3। संकरण केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है हमेशा। इसमें सर सिग्मा बंध 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, इसकी भी वैल्यू 4, मतलब संकरण वही sp3। इसमें सर वापिस संकरण निकालेंगे, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, वैल्यू कितनी है? 4। और 4 वैल्यू आने पर संकरण वापिस sp3। तो बेटा अमोनिया में पूछे, हाँ 1 डिग्री एमीन में पूछे, 2 डिग्री एमीन में पूछे, 3 डिग्री एमीन में पूछे, संकरण कितना बता दो? sp3 बता दो। क्या सर, कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, आराम से समझ में आ गया होगा आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्राथमिक एमीनों के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण को समझाइए। अरे जोरदार क्वेश्चन है बेटा, इस साल के लिए तो बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2025 लगाओ, मेरी तरफ से लगाओ 2025, इंपोर्टेंट। आइसोसाइनाइड परीक्षण, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये पूछ रहा है बेटा प्राथमिक एमीनों के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, प्राथमिक एमीनों के लिए, प्राथमिक एमीनों के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए। प्राथमिक एमीनों के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए। अब मैं आपको इतना जोरदार आंसर कराऊंगा इसका, इतना जोरदार कराऊंगा जिसकी कोई हद नहीं है। और बेटा इन क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा चैप्टर समझा रहा हूं मैं आपको। एक चीज याद रखना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आना चाहिए। 12th बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आना ही चाहिए। और लक्ष्य क्लासेज आपके लिए करा रही है बेटा, आपके डीके सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको आना चाहिए बेटा। इसके बारे में मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूं पहले। तो आज मकर संक्रांति है, पतंगबाजी कर रहे होंगे, तो पतंगबाजी से भी बचो आप बेटा। जो धागा होता है वो ज्यादा धारदार मत लाना, ताकि किसी भाई को या किसी भी बहन को कोई नुकसान ना हो, किसी की जान नहीं जाए, किसी जानवर की जान नहीं जाए। तो जो पक्षी होते हैं बेटा वो बोल भी नहीं सकते, वो किसी को बता भी नहीं सकते। तो जो छोटे मोटे अपने जीव है, जीवों के प्रति अपने हमेशा प्रेम रखना चाहिए। अपने को ऐसे धागे का यूज नहीं करना जिससे किसी की जान चली जाए, भले वो मानव की बात हो या भले वो जीवों की बात हो। क्योंकि मानव तो अपनी जो भावनाएं होती है, अपनी जो फीलिंग्स होती है, अपने दुख होता है, अपने दर्द होता है, उसको बयां कर सकते हैं।
लेकिन जो बेटा जीव जंतु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, उनको अपन समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा आप सभी भाइयों से ये निवेदन है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप पतंगबाजी करते हो, अपने अपने छतों पर करो और जो इधर उधर भागने की कोशिश ना करो, ताकि कोई नुकसान ना हो। और कृपया प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने को जीवों के प्रति अपने मन में ऐसी भावना रखनी चाहिए जिससे मतलब जीवों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को बेटा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम में सभी जीवों का एक इम्पोर्टेंस होता है, सभी जीव उसमें भागीदारी लेते हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन सभी जीवों का काफ़ी योगदान है। तो मानव तो काफ़ी बुद्धिमानी जीव है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि प्रकृति के प्रति अपने को प्रेम रखना चाहिए, जीवों के प्रति अपने को प्रेम रखना चाहिए और उनकी हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो बेटा प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आइसोसाइनाइड जो परीक्षण होता है ना, इसका यूज बता देता हूं मैं। पहले लिखना क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज यही है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो के विभेदीकरण में प्रयुक्त होता है। विभेदीकरण में प्रयुक्त होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो के विभेदीकरण में ये प्रयुक्त होता है। सर ऐसी क्या बात है? बिल्कुल ऐसी बात है बेटा। 1 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री एमिनो है ना, उनको आप पृथक कर सकते हो, इसके द्वारा आप पता लगा सकते हो। मान लो मैं आपको एक समझा रहा हूं, लिखने की चीज अलग है बेटा। यहां पर एक बीकर दे दिया मैंने और इस बीकर में मैंने क्या किया, इस बीकर में मैंने एक 1 डिग्री एमिन ले रखा है। एक और बीकर ले लिया, इस बीकर में मैंने, मेरे को पता नहीं 2 डिग्री एमिन है या 3 डिग्री एमिन है, पता नहीं अभी तक तो। और इसमें मैंने एक 3 डिग्री एमिन ले रखा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 3 डिग्री एमिन है या 1 डिग्री एमिन है। तो बेटा ये आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देंगे, ये भी आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देंगे। मतलब जब इनमें अपन कुछ कंपाउंड मिलाएंगे ना, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, यहां से दुर्गंध आने लगेगी, लेकिन इनमें से ऐसा कोई टेस्ट नहीं आएगा। मतलब आप आइसोसाइनाइड परीक्षण के द्वारा 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो का क्या लगा सकते हो, पता लगा सकते हो, उनको पृथक कर सकते हो, उनकी पहचान कर सकते हो। तो बेटा ये होता क्या है, ये आपको मैं बताता हूं, अच्छे से बताता हूं। इसका बोर्ड में कैसा सॉल्यूशन लिखना है एकदम वो बता रहा हूं बेटा। आइसोसाइनाइड परीक्षण का कैसे लिखना है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही देते हैं इसको, एलिफेटिक भी देते हैं और एरोमेटिक भी देते हैं। तो बेटा क्या बता रहा हूं मैं आपको कि प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म, प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म, के साथ एल्कोहलिक KOH, जरा एल्कोहल का नाम ले लिया सर। अच्छा, एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है जो KOH है ना, उसको एल्कोहल में घोला गया है। एल्कोहलिक KOH के साथ की उपस्थिति में कराने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड, दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड, बेटा इसको है ना आप है ना कार्बिलेमिन भी कह सकते हो। आइसोसाइनाइड बनता है, इसे हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया भी कहा जाता है। हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, एमीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा।
कि एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, उसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करा दो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो आप दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनेगा। इस कारण दुर्गंध आने लगेगी। प्राथमिक एमीन होंगे तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये टेस्ट नहीं देंगे। इस कारण बेटा इसका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीनों के पृथक्करण के लिए या विभेदीकरण पहचान के लिए यूज किया जाता है। आपको मैं इक्वेशन से समझाता हूं हर चीज। बेटा इधर देखो, जैसे मेरे RNH2 है 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया CHCl3 के साथ कराई एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। KOH कौन सा? एल्कोहलिक ले लो। रिएक्शन होगी बिल्कुल सर 3 ले लेना बैलेंसिंग के लिए, तो बाहर 3 और 3 KCl मिलकर 3 KCl बाहर निकल जाएगा। और आगे सर क्या जुड़ेगा? ओनली C जुड़ जाएगा, N से RNC बन जाएगा। 2 और 1 3 H हो गए, 3 OH हो गए, तो 3H2O बाहर निकल जाएगा। और इसको ही कहा जाता है बेटा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इतना सा लिख देना बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड। R को बोलो एल्किल और NC को बोलो आइसोसाइनाइड। ये कॉमन नेम है बेटा, ये कॉमन नेम है। और ये दुर्गंध युक्त होता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। एरोमेटिक भी देते हैं बेटा इसको, तो एरोमेटिक में भी पर वही 1 डिग्री, एरोमेटिक में भी 1 डिग्री, तो एरोमेटिक की भी रिएक्शन आप लिख सकते हो RNH2। ये एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, वही वापस CHCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, वही वापस 3 KOH ले लो, वापस वही एल्कोहलिक KOH लेना है। आपका क्या बन जाएगा? ARNC बन जाएगा। वही बेटा एरिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। AR को कौन सा समूह बोलते हो? एरिल। एरिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, एरिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और बेटा आपका यहां पर दुर्गंध युक्त पदार्थ ये रहेगा, दुर्गंध युक्त पदार्थ, दुर्गंध युक्त पदार्थ रहेगा, दुर्गंध युक्त पदार्थ रहेगा। वापस वही 3 KCl और 3H2O बाहर निकल जाएगा। इसमें एक नोट लगा के एक पॉइंट याद रख लेना बेटा, आप नोट लगा के एक पॉइंट याद रख लेना। क्या याद रख लेना? नोट लगा के एक पॉइंट याद रख लेना कि इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग एमिनो में, एमिनो की कार्बन की श्रृंखला का, कार्बन की श्रृंखला के आरोहण में किया जाता है। आरोहण, आरोहण का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि में किया जाता है, वृद्धि में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी मैंने यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिख दी। बच्चों को अक्सर पता नहीं चलता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। कौन से अभिक्रिया का? हाफमान कार्बिल एमीन, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसका यूज करते हैं। क्यों बेटा? यहां पर देखो, यहां पर मान लो एक कार्बन ले रहा हूं, लेकिन इधर से एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा? जुड़ रहा है सर। तो कार्बन की संख्या है ना वो बढ़ती है इसमें, और जबकि घटने वाली कौन सी एमिनो में? हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, उसमें एक कार्बन कम होता है, इसमें एक कार्बन बढ़ता है। तो कल क्वेश्चन भी आया था, उसको जवाब भी मैंने आपको यहां पर दिया है। तो ये थी बेटा आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण, जिसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ प्राप्त होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अच्छे से समझाता हूं। 17वां क्वेश्चन है, ट्राइमेथिल एमीन की, ट्राइमेथिल एमीन की पिरिमिडीय आकृति को चित्रित कीजिए। ट्राइमेथिल एमीन की पिरिमिडीय आकृति को चित्रित कीजिए। ये देखो बेटा ध्यान से, यहां पर मैं आपको ट्राइमेथिल एमीन की पिरिमिडीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 17वां है वो क्या है बेटा आपका, कि ट्राइमेथिल एमीन की, क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई मेथिल एमीन की पिरामिडीय, पिरामिडीय संरचना को चित्रित कीजिए, को चित्रित कीजिए। तो आपको मैं बता देता हूं कैसे ट्राइमेथिल पिरामिडीन आपको बनाना है बेटा। यह आपका नाइट्रोजन होता है, यह आपका आर होता है, यह आपका आर होता है, यह होता है आपका आर। ये जो स्ट्रक्चर होता है, और इस पे नाइट्रोजन पे आप चाहो तो यहां पर लोन पेयर ऊपर बना सकते हो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। इधर ध्यान से देखना,
नाइट्रोजन होता है, इस पे एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर को आप कुछ इस प्रकार बना दो। एक आर आप चाहो तो इधर बना दो, और बेटा 2 आर आप इधर बना दो। मेथिल बोल रहा है तो मेथिल बना दो। CH3 ले लो, CH3 ले लो बेटा। ये यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर भी आपका CH3 और यहाँ पर भी आपका CH3। इस प्रकार आप बॉन्ड बना सकते हो बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। या आप बॉन्ड बना सकते हो, ये पिरामिड स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, पिरामिड स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते हो। ये आपकी ट्राइमेथिलेमिन की पिरामिड स्ट्रक्चर है, ट्राइमेथिलेमिन की ये पिरामिड स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं एक बार फिर से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है बेटा। ये बोल रहा है उपरोक्त अनुक्रम में ABCD को पहचानिए और उनके सूत्र लिखिए। अच्छा भाई साहब करा देंगे तेरे को भी। ये क्या बोल रहा है? इसकी क्रिया फिर से अमोनिया के साथ कराओ और वापस जल अपघटन करो और C बनाओ। अरे दादा तू क्या कह रहा है? देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखते बेटा। 17 हो गए कंप्लीट। 18वां क्वेश्चन देखना। 18वां क्वेश्चन आपको करा दूंगा, टेंशन ना लेने का। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ये बोल रहा है बेटा क्वेश्चन की तरफ में लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 इधर से निकाल लेते ताकि आपको अपने को दिखता रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि हाँ 18 ही इसमें है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि CS18 इसमें नहीं है यार, 18 आगे है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? CH3CN पूर्ण जल अपघटन करवा रहा है, अमोनिया बाहर निकाल रहा है। अच्छा, और फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करके उसका जल अपघटन करवा रहा है, वापस गर्म कर रहा है उसको। अच्छा भाई साहब देखते हैं भाई क्या कहता है ये, क्या कहता है ये जो कहेगा वो मानेंगे अपन बात। ये जो भी कहेगा ना उसकी है एक एक बात मानेंगे। ये CH3CN ले रहा है बेटा वो, ये CH3CN लिया और ऐसे बोल रहा है कि इसका जल अपघटन कर दो। H2O 2H2 और H+ दे रखा है और वो खुद ही बोल रहा है कि यहां से अमोनिया बाहर निकल रही है और A बन रहा है। वापिस उसको गर्म कर रहा है, गर्म कर रहा है वापिस, और ये बोल रहा है H2O बाहर निकल रहा है और B बन रहा है। A और B बताओ आप। तो ये सॉल्यूशन तो मैं मिनटों में बताता हूं बेटा। इस भाई ने प्रश्न पूछा है कार्बोक्सिलिक अम्लों से मिक्स करके, वहां से पूछा है इसने। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, ये CH3CNA इसका पूर्ण जल अपघटन कराया है इसने, 2H2O H+ लिया। आपको समझाते हुए चलूंगा मैं बेटा। तो ये अमोनिया बाहर निकाल रहा है, तो बेटा टोटल हाइड्रोजन 4 है ना यहाँ पर, तो ये NH3 निकाल दो, निकाल दो NH3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्या बचा सर? यहाँ पर अपने पास में क्या बचा कि सर CH3 पूर्ण जल अपघटन से तो क्या बन जाएगा? CH3 और COOH ही बचा यार। बिल्कुल। कैसे बेटा? ऑक्सीजन तो 2 ही है ना, ऑक्सीजन तो 2 ही है, तो 4 हाइड्रोजन में से 3 तो इसको दे दी, 1 हाइड्रोजन बची है और 2 ऑक्सीजन बची है। यह आपका एसिटिक अम्ल बन गया। यह आपका क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। और इसको ये कह रहा है कि वापस गर्म करो, इसको गर्म करो। तो एसिटिक अम्ल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 C+O और बेटा आपका OH। ये कह रहा है अमोनिया के साथ गर्म करो यार। अमोनिया तो होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए डायरेक्ट ही। अमोनिया के साथ गर्म करवा रहा होगा इसको, वो अमोनिया के साथ ही गर्म करवा रहा होगा। मेरे को 100% पता है किसके साथ गर्म करवा रहा है। बिल्कुल ओनली गर्म करवा रहा है डायरेक्ट ही। अच्छा, अमोनिया के साथ करवा रहा है पहले, कि जो ये गर्म करवाओ ना इसको गर्म करो आप पहले अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ इसको गर्म करो, अमोनिया के साथ इसको गर्म करो। और गर्म करने पर अब देखो बेटा, यहां से गर्म करने पर क्या कहेगा ये? अमोनिया के साथ गर्म करने पर एक काम करो बेटा, इस अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं NH2 और H। तो H और OH बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया? H2O। और आपका यहां पर बन गया CH3 C+O और NH2 जाके जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा एथेनेमाइड, 1 और 2 कार्बन एथेन और CONH2 है, तो यहां पर हो गया एमाइड। अब ये कह रहा है कि इसको वापस गर्म करो, वापस इसको गर्म कर दो। अब जो एथेनेमाइड बना है, अब आज भाई जी आए हैं, चाय पिलाने आए हैं। भाई जी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं भाइयों, सच में हमेशा चाय वाय पिलाते रहते हैं और क्लास में हमें एनर्जी देते रहते हैं। तो बेटा मैं आपको ये मान लो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, आपको ये मान लो बेटा मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसको गर्म किया, अरे यार गर्म किया तो क्या किया?
अरे गर्म करने पर तो हमेशा पानी निकलता है, तो यहाँ पर पानी निकल जाएगा। और बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, H2 और O गर्म करने पर क्या बाहर निकल गया सर? गर्म करने पर ये देखो बेटा क्या निकल गया बाहर बेटा। इसको जैसे गर्म किए करेंगे एमाइड को गर्म करेंगे, ये बोल भी रहा है आगे ना, एमाइड को गर्म करेंगे तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा। एमाइड को गर्म करने पर क्या बोल रहा है कि अमोनिया के साथ अमोनिया के साथ गर्म करवा रहा है बेटा। पहला ए बना, ए को अमोनिया के साथ गर्म कराया, वो नहीं बनेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है यार, यहाँ पर ये बोल रहा है, इधर देखो थोड़ा ध्यान से, माफी चाहूंगा मैं यार, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो उसको। एसिटिक अम्ल को क्या करो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे ना बेटा, तो यहाँ पर ये NH3 प्लस है ना, ये लोन पेयर है ना, इसको लोन पेयर दे देगा, ये आपका बन जाएगा CH3 COO NH4 प्लस, ये लवण बन जाएगा। और इसको बोलेंगे अमोनियम एसीटेट, ये लवण बनेगा यहाँ पर अमोनियम एसीटेट। और अमोनियम एसीटेट को अगर गर्म कर देंगे ना, तब यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, दो यहां से निकाल दो और एक ऑक्सीजन यहां से बाहर निकाल दो और H2O निकाल दो, अमोनियम एसीटेट बनेगा। यहाँ पर दो H यहां से एक ऑक्सीजन, अमोनियम एसीटेट बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, दो हाइड्रोजन बाहर ही निकल गया, ये NH2, ये बन गया एमाइड। इसको बोलते हैं बेटा एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। तो जब ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए ना आपको, तो मैं समझा दूं, अगर आपको इसका नाम है मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन तो बहुत जोरदार है, क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है। मेथिल साइनाइड को अगर आप पूर्ण जल अपघटन कर दोगे तो बेटा आपका ए बनेगा, और ए को अगर आप गर्म कर दोगे तो फिर बेटा आपका एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ए को वापस गर्म किया तो आपको क्या बना, यहां पर देखो बेटा ए कैसे बना, ये देखो, ए को जब आपने गर्म किया तो एसिटिक अम्ल बना, और एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म किया, एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ, इसमें 2-3 स्टेप है। जो ए है उसको आप कर रहे हो बेटा गर्म, किसके साथ में, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहां पर बी बन रहा है, और फिर बी को और कर रहे हो आप, गर्म कर रहे हो यहां पर, तो फिर जाके सी बन रहा है, और आपसे ABC पूछ रहा है। तो ए तो क्या बना आपका एसिटिक अम्ल, बी क्या बना आपका अमोनियम एसीटेट, और सी क्या बना एमाइड। तो अमोनियम एसीटेट से एमाइड बनाने का ये तरीका है बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में, अच्छे से समझ में आया होगा। भले आपको एक और एग्जांपल बता दूंगा, जब मैं एक और सीरीज लेके आऊंगा तब आपको और बता दूंगा इसके क्वेश्चन, आप निश्चिंत रहिए। अगला क्वेश्चन देखता हूं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये इसमें ये 18 क्वेश्चन था, 18वां खत्म हो गया, लास्ट पेज पे आ गए 19वां क्वेश्चन, जो कि मैं आपको सेकंडों में सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। अगर 19वां क्वेश्चन में आपको ना सिखा दूं ना पूरा 1 सेकंड में, क्योंकि मैंने आपको इसको 25 बार बता दिया, थोड़ा में एनिलीन, भैया ये बोल रहा है कि एनिलीन को 273 से 278 केल्विन पर NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराने पर ए बनता है। ये बोल रहा है कि एनिलीन है, इस एनिलीन को NaNO2, अच्छा क्वेश्चन है, NaNO2 तथा HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन पर क्रिया कराने पर ए बनता है, क्रिया कराने पर ए बनता है। और आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है कि ए में क्यूप्रस क्लोराइड मिलाने पर बी बनता है, मिलाने पर बी बनता है। और आगे बोल रहा है ए और बी में रासायनिक अभिक्रियाएं और उनको पहचानिए। अरे तो भाई ये तो सिंपल है, सॉल्यूशन देखना इसका, सेकंडों में आएगा आपको बेटा। ये C6H5N2 प्लस है, एनिलीन के लिए बोला, एनिलीन के लिए बोला बेटा उसने, तो ये C6H5NH2 है, रिएक्शन कराओ, करा दी सर आपके कहने पे, ये NaNO2 प्लस HCl ले लिया, 273 केल्विन से 278 केल्विन ले लिया, फटाफट से काम हुआ बेटा। और यहां पर आपका बन गया C6H5
N2 प्लस और Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। और बेटा आपको मैं बता दूं ना, इसकी पूरी रामायणी बता दूं ना मैं आपको, ये बेटा नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही देता है। तो ध्यान से देखना बेटा, आपको एक चीज समझा रहा हूं। अगर यहां पर वो ले लें Cu2Cl2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहां पर आपका बन जाएगा बेटा C6H5, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म कर रहा है, तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है, C6H5, और यहां पर Cl बन जाएगा, इसको बोलो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन ले लो। और बेटा यहां पर बाहर क्या निकल जाएगा सर? N2 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? N2। बेटा इससे अगर यहां पर Cu2Br2 के साथ गर्म कर देता, Cu2Br2 के साथ गर्म कर देता, पूरी बता रहा हूं आपको, एक तरफ से बता रहा हूं ना यार, क्यों नहीं बताऊं? जब बता रहा हूं ना तो अच्छे से सब सारी रिएक्शन समझाओ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Br2 के साथ गर्म कर देता, तो बेटा यहां से भी क्या बाहर निकलता? नाइट्रोजन बाहर निकलता, और C6H5Br, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाता, ब्रोमोबेंजीन। और आपको एक और चीज बता दूं बेटा, अगर ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको वापस गर्म कर देता वो HCN के साथ गर्म कर देता, KCN भी ले सकता है वो, HCN के साथ गर्म करके, तो C6H5CN बन जाता, और वापस यहां पर भी बाहर क्या निकलती? N2 निकलती। इसको बोलते बेटा अपन साइनोबेंजीन, यह आपका साइनोबेंजीन बन जाता, साइनोबेंजीन। और बेटा ये जो रिएक्शन है ना तीनों, इन रिएक्शनों को बोला जाता है बेटा कौन सी? सेंड मेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सेंड मेयर अभिक्रिया, जो आपने पढ़ी होगी। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा, ये 19 क्वेश्चन कंप्लीट है अच्छे से, और एक्स्ट्रा ही बता दिया आपको, पूरा चैप्टर में निचोड़ निकाल के दे दिया आपको। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KIV के साथ मिलाने पर की तरह की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर भी बनता है तथा क्रिया को। अरे तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KI के साथ, इंपोर्टेंट, KI के साथ गर्म करने पर, KI के साथ गर्म करने पर A बनता है। KI के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? A बनता है, तथा A को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, A को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, A को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, सोडियम के साथ क्रिया कराने पर B बनता है, और A और B का नाम बताओ, A व B का नाम, और आपसे रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई? रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो आप सभी स्टूडेंटों को कहूंगा कि बेटा आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं, कि पढ़ाई में पूरा मन लगाओ, और लक्ष्य क्लासेस के जो स्टूडेंट है उनको स्पेशली बोलना चाहूंगा, भाइयों अपनी कोचिंग है ना, अपनी जो क्लासेज है, कोचिंग है, लक्ष्य कोचिंग, यहाँ पर लास्ट ईयर बेहतर परिणाम दिया था, पूरी देवली में अपना बेहतर परिणाम रहा था, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट रैंक अपनी ही रही थी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपने ऊपर इस बार वो बोझ है कि अपने पास वो चैलेंज है कि लास्ट ईयर अपनी 97 बनी थी, तो बेटा अपनी कोचिंग का उद्देश्य यही है कि इस बार अपने को 97 से ऊपर जाना है। अब 97 से ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
हम जो बोल रहे हैं ना वो आपको करना पड़ेगा कि अच्छे से जो आपको सीटें दे रखी है, प्रीवियस ईयर की दे रखी है, टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ा रखा है, उनको बार बार रिवीजन करो। और बेटा ये पढ़ाई का टाइम है, इस पढ़ाई के टाइम को बेकार मत जाने दो। फालतू किसी चीज में ध्यान नहीं देना है, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, गांव में इधर उधर नहीं घूमना है, अपने को लगातार पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद में आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रहा, और ये 12th क्लास बार बार नहीं आएगी, निकल जाएगी ना, तो फिर देखना आप फिर बाद में सोचोगे कि यार काश पढ़ लेते। बेटा यही समय है, इस समय में आप चमक सकते हो, आपके सितारों को आप बुलंद कर सकते हो, अच्छी कॉलेज में जा सकते हो। तो बेटा आपको दोस्त पढ़ाई करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 था, तो देखिएगा 20 भी हो सकता है, सीक्वेंस पता नहीं, आप तो क्वेश्चन पे आओ। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KI के साथ, अरे बेटा ये देखो, ये C6H5N2+ और ये Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। KI के साथ गर्म कर दो, कर दिया सर, KI के साथ गर्म, KI के साथ गर्म करते हैं तो आयोडो बेंजीन बन जाता है, KCl। एक तो KCl बाहर निकल जाएगा और एक N2 बाहर निकल जाएगा, KCl भी बाहर निकलेगा, K को बोला कि K+ और I पे माइनस होता है, K बोला Cl- को ले जाऊंगा और N2 को ऐसे बाहर निकाल दूंगा, ये C6H5I बन जाएगा। यही आपका एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। और पता है आगे क्या बोल रहा है कि सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओ। कितना गजब का क्वेश्चन है, पता है? फिटिंग अभिक्रिया पूछ रहा है, फिटिंग अभिक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया आपने पढ़ी है क्या कि सर जब दो हेलोएरिन के 2 मोल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं ना, तो बेटा बाइफेनिल बन जाता है। क्या बन जाता है? बाइफेनिल। कैसे होती है रिएक्शन, आप यहां पर ध्यान से देखना। 2 मोल ले लो बेटा, इसके पर आप यहां पर 2 मोल ले लो, किसके साथ रिएक्शन करा दो? सोडियम धातु के साथ में। किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अच्छे से समझा दूंगा। दोनों मोल आपस में जुड़ जाएंगे, C6H5 और C6H5, और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? 2NaI, 2NaI बाहर निकल जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी इनको लिख सकते हो। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यू आपस में जुड़ जाएंगे बेटा, ये यू डबल बॉन्ड, यू डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बाइफेनिल, बाइफेनिल, बाइफेनिल। और ये रिएक्शन यहां से यहां तक की जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को बोला जाता है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर से मिक्स करके यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है, ये फिटिंग अभिक्रिया है। जिसको नहीं आई पूरी बात समझ में, मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालूंगा उसमें 100% है, ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी, पर आ गई होगी मुझे पता है। यहाँ पर 2 मोल ले लेना इसके भी बस, तो 2Na और दोनों आपस में जुड़ गए, बाइफेनिल बना दिए। ये था बेटा शानदार क्वेश्चन। ये है आपका यौगिक भी, ये है आपका यौगिक भी। तो लास्ट पे चलते बेटा, लास्ट क्वेश्चन है शायद अब तापमान ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन आ दिया सर, अगला क्वेश्चन 21वां, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र भाई 20वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 21 जो भी है बेटा, एक बार देख लेता हूँ कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई तू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो करवाया था ना अभी, क्वेश्चन नंबर 20 था ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है ये भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है आपसे? 21वां पूछ रहा है जो कि बहुत सिंपल है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र कितनी बार बता दिया इसको तो मैंने, आपको यू आ जाएगा। कैसे आएगा सर? C6H5N2+ और Cl-, ये है बेटा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है आपका उगलता हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या दिक्कत? नहीं सर, दिक्कत करते ही दिक्कत नहीं है। तापमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है, कितनी बार बता दिया बेटा? 22वां क्वेश्चन पहले बता दिया, पहले वीडियो में आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या है कि कारण दीजिए ट्राइमेथिल एमीन, मेथिल एमीन से, मेथिल एमीन से ट्राइमेथिल एमीन। ये क्वेश्चन सही नहीं है यार, ये क्वेश्चन सही नहीं है बेटा। यहां पर मैं इस क्वेश्चन को आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, क्वेश्चन सही नहीं है। मेथिल एमीन से कम सार ये बता रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ट्राइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन तो मेथिल एमीन से प्रबल सार ये हैं, ये भाई ने गलत लिख रखा है। इस क्वेश्चन के ऊपर बात अलग से कर लेंगे। तो ये थे बेटा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे।
कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये एमीन वाला चैप्टर है, उसका कंप्लीट 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट करवा दिया। आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। लक्ष्य क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे अगर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन चाहिए हर चैप्टर के तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम राम सा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।